बाजारों के लिए आज भले ही हल्की सुस्ती और कमजोरी के हों संकेत, लेकिन तैयार हो जाइए एक बड़े एक्शन पैक दिन के लिए जो होने वाला है। कल आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी और उससे पहले की आपकी क्या हो पोजीशनिंग और किस तरह का रहेगा बाजार का डायरेक्शन। कमजोर शुरुआत के बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, आज फिर कोची से मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मुंबई स्टूडियो में मैं हूं दीपांशु भंडारी। ढेरों चीज़ों पर करनी अनिल जी से चर्चा। कल की पॉलिसी पर भी हमारी नज़र है, पूरा ग्लोबल एक्शन, ऑफ कोर्स हमारे बाजारों पर क्या समझना है ये भी जानना है ज़रूरी। बताएं सर, आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से आपको दिख रहे हैं? अमेरिकी बाजारों में हल्के हरे निशान के साथ समाप्ति हुई है डाउ की, नैस्डैक की, लेकिन दीप हमारी उम्मीद से कम रहा है क्योंकि जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब 260 अंक डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे और 160 अंक पर नैस्डैक फ्यूचर थे, तो उसके मुकाबले में थोड़े से कम मजबूती के साथ बंद हुए और जितना कुछ मजबूती दिख रही है वो डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी में बदलता हुआ नजर आ रहा है और एसजीएक्स निफ्टी भी इसी वजह से कमजोर होकर 100 पॉइंट करीबन नीचे है। लेकिन डिफेंस शेयर आज रहेंगे पूरे एक्शन में। 76,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी को मंजूरी दी है और ये घरेलू कंपनियों से खरीदारी की जाएगी, तो पूरी तरह से हमारे डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है और बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए आ रहे हैं। तो डिफेंस शेयरों में जो जबरदस्त एक्शन है वो और बढ़ता हुआ दिखेगा। एक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा मिड कैप शेयरों में, कैश मार्केट के स्टॉक्स में और बड़ा इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। 641 शेयरों के सर्किट फिल्टर में बदलाव हुआ है। जब इंडेक्स रेंज बाउंड है तो कैश मार्केट के स्टॉक्स पर फोकस होना लाजमी है और आज कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके सर्किट लिमिट्स ज़्यादातर के बढ़ाए गए हैं, कुछ एक के कम हुए, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके सर्किट लिमिट बढ़ाए गए हैं। तो 5 से 20%, 10 से 20% ऐसे होने वाले ढेरों स्टॉक्स है जहां पर ट्रेडर्स एक्टिविटी बढ़ने के आसार आज के लिए आपको नजर आएंगे। जी दीप। बिल्कुल, तो ब्रॉडर मार्केट में तो आपको एक्शन दिख ही रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, रोज हम देख रहे हैं, खबरों का भी इम्पैक्ट है, सर्किट फिल्टर रिविजन भी हुए हैं, बट ये जो इंडेक्स लेवल पर सुस्ती है ये जानना ज़रूरी है सर, और इस पर आपकी राय भी चाहूँगा। उससे पहले एक बार ज़रा ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप समझाएं, किस तरह से देख रहे हैं आप? जो भी सोच के जाओ या जिस तरह से भी हमारे बाजारों की उस समय क्लोजिंग हो रही है उसका ऑपोजिट एक्शन ही दिखता है सर, जो भी शाम को होता है। कल देखिए डाउ अच्छी खासी शुरुआत हुई थी और उसके बाद पूरे दिन ट्रेंड लोअर करके निचले स्तरों के करीब बंद हुआ, 300 पॉइंट ऊपर से फिसला। चल क्या रहा है सर ये बाजारों में? दोनों तरफ के ट्रेड अमेरिका में भी हो रहे हैं और दोनों तरफ के ट्रेड हमारे यहाँ भी होते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए जो 33,500 के आसपास की हायर रेंज है, बार बार उसके नज़दीक पहुंचने पर डाउ में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखती है। कल भी 33,250 के आसपास का हाई बनाया है, तो एक अच्छी तेजी के बाद अमेरिकी बाजार वहां पहुंच गए जहां पर रुकते हुए नजर आ रहे हैं। अब कल के लिए अगर आप ऐसे देखेंगे तो कोई खास बड़े कारण नहीं थे जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में सुस्ती हो। एक्चुअली हो ये रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ बड़े और कुछ नए ट्रिगर्स की तलाश है कि अब क्या होगा। अब अगली फेड मीटिंग जो इस हफ्ते होने वाली है उस पर अमेरिका के बाजारों की नज़र है कि इस बार की फेड मीटिंग में फेड चेयरमैन किस तरह की कमेंट्री करते हैं उस पर फोकस है। लेकिन इस बीच कल जो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती दिखी है उसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि बॉन्ड यील्ड्स वहां पर फिर से बढ़कर 3% के पार निकलते दिख रहे हैं। तो एक बार फिर से वही महंगाई, वही बढ़ती ब्याज दरें चिंता पैदा कर रही है ग्लोबल मार्केट्स में और वो कल आपको अमेरिका में होता हुआ दिखा है। तो पॉलिसी के हफ्ते में बढ़ते हुए बॉन्ड यील्ड्स आपको कंफर्ट नहीं देता। जाहिर सी बात है कि अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे, ब्याज दरें बढ़ने के संकेत आपको बॉन्ड मार्केट से आते दिख रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इक्विटी के लिए वो थोड़ी सी खराब बात है। शायद एकमात्र वही कारण हो सकता है जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों से बाजार थोड़े हल्के होते दिखे। एक्चुअली कोई बड़े ट्रिगर बाजार को अभी मिल नहीं रहे, तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच वाले मोड में ज़्यादा अमेरिकी बाजार है। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्लियर है कि एक बड़े लेवल के आसपास बाजार थोड़े से रुकते, थकते, अटकते हुए नजर आ रहे हैं और वो है डाउ पर 35,500 के आसपास का। तो अब अमेरिकी बाजारों से संकेत लेने के लिए आज से दीप दो चीज़ों पर नजर रखनी है। पहला, अगर 35,500 के ऊपर निकलकर डाउ ट्रेड करके टिक कर ट्रेड करना शुरू करे तो फिर थोड़ी फ्रेश खरीदारी और फ्रेश तेजी के बारे में सोचना है। दूसरा, फेड की मीटिंग के बाद क्या डायरेक्शन मिलता है वो इंपॉर्टेंट होगा। इस बीच कच्चा तेल $120 के आसपास है, हल्का सा घटा है लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब तक कि $110 के नीचे ट्रेड करना शुरू ना करें तब तक हम बहुत अच्छा फील नहीं करेंगे और जब तक $125 के ऊपर निकलकर आप ट्रेड शुरू ना करें तब तक कोई खास चिंता की बात नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिकी बाजारों के जो संकेत है दीप वो आज मिले जुले हल्की सी कमजोरी की तरफ के लेकर आप चल सकते हैं। जी बिल्कुल, थोड़े अमेरिकी बाजारों के संकेत मिले जुले हैं और हल्की कमजोरी भी है।
हमारे बाजारों को कैसे देख रहे हैं सर, क्योंकि एक रेंज में तो हम भी अटकते हुए दिख रहे हैं। अगेन ऊपरी स्तरों से जो 16,700 के तरफ अटेम्प्ट करते हैं और फिर वहां से फिसल जाते हैं, नीचे सपोर्ट भी आता है और कल यही होते हुए दिखा। आप भी कह रहे हैं नीचे सपोर्ट पर खरीदारी आपको करनी चाहिए, ऊपर मुनाफा वसूली करनी चाहिए, और यही हो रहा है। ये जो सुस्ती का माहौल है ये कब बदलेगा? देखिए दीप, हमारे बाजारों को आप कैसे देखना चाहते हैं ये आपके नज़रिए पर निर्भर करता है। हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी, आधी ग्लास भरी हुई, आधी ग्लास खाली है। पहले भरी हुई ग्लास की बात करें तो ये कि देखिए लगातार आप है ना एक तरफा 1,000 पॉइंट की तेजी दिखाने के बाद यहाँ पर वक्त बिता रहे हैं, गिर नहीं रहे, कमज़ोर नहीं हो रहे हैं। लगातार आप 16,500 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहे हैं। दिन के दौरान जाते नीचे, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में से 3 ट्रेडिंग सेशन दीप ऐसा हुआ है कि 16,440 के आसपास इंट्राडे में हम पहुंचे, लेकिन क्लोजिंग होते होते हम अच्छी 16,500 के ऊपर की क्लोजिंग दे देते हैं। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो हमारे बाजार कोई खास कमज़ोर है नहीं, और इतनी अच्छी तेज़ दौड़ लगाने के बाद थोड़ा तो रुकेंगे ही। दूसरी तरफ एफआईज की बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है, खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन कम हुआ है। तीसरी अच्छी चीज़ ये कि हमारे बाजार हल्के हैं, पुट कॉल रेशियो लगातार 1 के आसपास या इसके नीचे, जरा भी थोड़ा सा ऊपर आता है तुरंत करेक्शन हो जाता है। तो ये 3 फैक्टर ऐसे हमारे बाजारों के हैं जो आपको थोड़ा कंफर्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से हाफ ग्लास एम्प्टी वाले मूड में है तो फिर आपके लिए एक चीज़ साफ है कि एक तरफा तेजी होने के बाद बाजार अब कुछ अहम लेवल को पार करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें लगातार नाकामयाब हो रहे हैं, और स्पेशली कुछ अच्छे दिन भी पार नहीं कर पाए, जैसे कि शुक्रवार का दिन 16,800 के आसपास हम पहुंचे, और उस दिन आप 16,700 के ऊपर की क्लोजिंग दे देते तो एक बढ़िया ब्रेकआउट मिल सकता था। सेम वैसा ही हुआ जो 35,500 के आसपास डाउ पहुंचा, और ऐसा लगा कि इसको पार करके एक बढ़िया क्लोजिंग देने की कोशिश अमेरिकी बाजार कर सकते हैं। तो वो अटकने वाला लेवल जो है, जहां पर वाकई में बड़ा लेवल और बड़े लेवल को के पास जाकर आप अटके और उसे पार करने में काफ़ी समय लगाएं, तो फिर वो धीरे धीरे ना कॉन्फिडेंस की कमी होती रहती है। मतलब किसी आप बड़ी पहाड़ी के पास खड़े हैं और आपको ट्रैकिंग करनी है, आपको चढ़ के पार करना है। अगर आपने जोश जोश में पहली बार में, दूसरी बार में कर लिया, बोलो चलो चलते हैं, तब तो ठीक है। और 5-7 बार सोच लिया, डिस्कस कर लिया अपने दोस्तों से, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो फिर वो होना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही हाल मार्केट का है। 16,700 के पार निकल कर टिक पाना, क्लोज हो पाना थोड़ा सा अब चैलेंज होता हुआ दिख रहा है, और रोज हम लोअर लो बना रहे हैं। तो मेरा ये समझना है अब भारतीय बाजारों के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। फ्रेश तेजी आपको 2 कंडीशन में करनी है। एक, या तो 16,600 के ऊपर बंद हो जाए, 16,700 के ऊपर बंद हो जाए क्लोजिंग बेसिस पे, और 16,800 के ऊपर दिन के दौरान निकले। तो या तो 16 ऊपर की तरफ कब फ्रेश ब्रेकआउट मानना है, 16,700 की क्लोजिंग और 16,800 इंट्राडे में पार किया। ये दोनों लेवल में से कुछ भी हो जाए तो आप तेजी में आ जाइए। दिन के दौरान 16,800 पार हो गया, तेजी में आ जाइए। क्लोजिंग 16,700 के ऊपर हो गया, आपका ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। ये तो हो गया ऊपर की तरफ। अब आइए नीचे की तरफ, डायरेक्शन कब और कैसे मिलेगा। इमीडिएटली अगर 16,500 के नीचे बंद होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट थोड़ा सा और नीचे खराब हो सकता है, लेकिन 16,350 के नीचे बंद होते ही बाजार में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ेगी। तो आपको 2 लेवल ध्यान में रखने नीचे की तरफ क्लोजिंग बेसिस पे, या तो 16,500 के नीचे बंद होने पर भी आपको थोड़ा हल्का कर लेना है, और 16,350 के नीचे बंद होता है तो फिर वो 16,000 की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये 2 लेवल क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे बेसिस पर एक ही लेवल है, और वो है 16,425 के आसपास का। लगातार 3-4 दिनों से हम 16,440, 35, 450 इसके आसपास हम सपोर्ट लेकर घूम जाते हैं। तो अब उसके लेवल जाकर दिन के दौरान ट्रेड करना शुरू करें तो आपके लिए 16,350 का रास्ता खुलता है। क्लोजिंग बेसिस पे 16,350 के नीचे डेफिनेटली वो बड़ा लेवल है जहां पर आपको थोड़ी गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी। 16,500 के नीचे आपको थोड़ी सी पोजीशन हल्की करनी है। तो बेहतर ये जब रेंज बाउंड मार्केट हो, डायरेक्शन क्लियर ना हो, दोनों तरफ की ट्रेड हो, तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रखें। दूसरा तरीका ट्रेड करने का दीप वही है जो हम लगातार कल भी कह रहे थे, पिछले 1-2 दिनों से कह रहे हैं कि रेंज बाउंड मार्केट है, और इस रेंज बाउंड मार्केट में आराम से आप इंतजार कीजिए। देखिए कल भी दीप बाजार ने बार बार मौका दिया आपको खरीदारी करने का भी, बेचने का भी। 16,450, 16,525 की जो बाई सब रेंज थी, खुला 16,525 पर, नीचे 16,450 पे भी आपको मौका मिला, ऊपर में 16,575, 16,625 की रेंज ऊपर की तरफ भी मिली। तो आपको दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, और इन दोनों तरफ के मौकों को आपको ट्रेड करना है। तो तेजी और मंदी दोनों रेंज बाउंड मार्केट में आपको ध्यान से करनी है। रेंज के निचले सिरे पर आपको लगेगा कि खराब हो रहे हैं, ऊपरी सिरे पर लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन वहीं पर आपको हिम्मत के साथ कॉन्ट्रा कॉल लेकर
ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए अगर आप डे ट्रेडर हैं तो। ओवरनाइट पोजीशन रखना इस मार्केट में भले बड़े गैप से ऊपर नीचे नहीं खुल रहा, लेकिन रिस्की है। रिस्की इस लिहाज से नहीं कि आप गैप से ऊपर या नीचे नहीं खुल रहे, रिस्की आपके व्यू के हिसाब से। अगर जो आप 3:30 बजे सोच कर जा रहे हैं 9:15 बजे वैसा नहीं खुल रहे हैं, तो फिर कहीं कहीं थॉट प्रोसेस में या मार्केट के कल नेक्स्ट डे के विश्लेषण करने में कहीं कहीं गलती है। अगर आप कल दिन के हाई पॉइंट के आसपास बंद हो रहे हैं, हमने 16,610 का हाई बनाया, 16,600 से थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, लेकिन अगर आज गैप से 100 पॉइंट नीचे खुलता है तो इसका मतलब कल आखिरी आधे घंटे का जो मूव था वो तो गलत था ना। वो तो जो लोग सोच रहे थे कि, और बैंक निफ्टी हरे में बंद हुआ है, तो इसका मतलब ये कि जो लोग ये सोच रहे थे कि कल हम मजबूत खुलेंगे, तभी तो आप एंड में क्लोजिंग में आप थोड़ी खरीदारी करके जाते हैं। तो पॉइंट कितने से आप गलत हो रहे हैं वो एक चीज है, लेकिन गलत हो रहे हैं वो दूसरी चीज है। तो ये मार्केट वैसा ही मूव दे रहा है जहां पर आपके लिए एग्जैक्टली ओपनिंग और क्लोजिंग को गेस कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो इस वक्त फिट होती है वो ये होती है, काउंटर ट्रेड लीजिए, सपोर्ट पे खरीदिए, रेजिस्टेंस पे बेचिए, और जब तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से ना आए तब तक शांति से बैठिए, इंतजार कीजिए। वो पैसिव शिकारी की तरह, मेरा शिकार आएगा तो ही मैं शिकार करूंगा, मैं शिकार के पास भाग कर नहीं जाऊंगा, मुझे भाग दौड़ नहीं करनी, आराम से बैठा हूं, अपना लेवल आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए, शो देखिए। बिल्कुल, तो लेवल एंजॉय करिए और वहीं पर आप ट्रेड कर सकते हैं, उससे पहले नहीं करना है। और जैसा अनिल जी कह रहे हैं, भरोसा रखिए, निचले सरों पर करेज करके ट्रेड लीजिए और ऊपरी सरों पर हल्के भी होना जरूरी है। अच्छा सर, अब लेवल्स और आज के सेटअप की बात तो आपसे समझनी ही है, बट इन सब के बीच में इक्विटीज के अलावा बॉन्ड मार्केट में बड़ा एक्शन हो रहा है सर, और वो कभी कभी इग्नोर हो जाता है। बट अगर आप अमेरिकी बॉन्ड यील्ड देखें तो वापस 3% पर आ गई है, अगले हफ्ते उनकी पॉलिसी है, 1 महीने की ऊंचाई है। हमारी बॉन्ड यील्ड देख लीजिए सर, कल की आरबीआई की पॉलिसी से पहले 3.5 साल की ऊंचाई पर हमारी बॉन्ड यील्ड है, 7.5% पर इस समय आपको दिख रही है। थोड़ा इसके बारे में भी बताएं सर, ये जो लगातार बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। दीप, जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है वो चिंता की बात है, और चिंता की बात इसलिए आज से कि पॉलिसी के ठीक 1 दिन पहले आप या 2 दिन पहले आप बॉन्ड यील्ड्स को बढ़ते हुए देख रहे हैं। चाहे अमेरिका का मामला हो, जो कि इस हफ्ते वहाँ पर पॉलिसी के पहले 3% के पार फिर से अमेरिका की ब्याज दरें जाती हुई दिख रही है। हमारे यहाँ 3.5 साल की ऊंचाइयों पर 7.5% पर हम पहुंच गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बॉन्ड मार्केट ये मानकर चल रहा है कि कल आरबीआई गवर्नर साहब ½ तो बढ़ाएंगे ही, कोई बड़ी बात नहीं। अगर जोश खाकर 0.5% बढ़ा दे तो वो भी कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में तो है, हालांकि मार्केट उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं, लेकिन अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा बाजार क्यों सोच रहा है, उसके अपने कारण है दीप। मिड टर्म पॉलिसी में जो आरबीआई ने अचानक से ब्याज दरें बढ़ाई थी, उसके बाद से लेकर ऐसी कोई खास बात हुई नहीं है जिसकी वजह से आप ये माने कि महंगाई जल्दी से काबू में आ जाएगी, एक्सेप्ट ये कि मॉनसून नॉर्मल आएगा। तो उस लिहाज से आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हिसाब से आने वाली फसल के थोड़े से निश्चिंत हो सकते हैं कि चलिए वहाँ से झटका नहीं लगेगा। लेकिन उसके अलावा आपका कच्चा तेल फिर $120-122 के आसपास है। ग्लोबली थोड़ा बहुत मेटल्स को छोड़ दें तो कोई खास ऐसी कमी किसी कमोडिटी की प्राइसेस में आई नहीं है। तो ऐसे में खाने पीने की चीज़ों की जो महंगाई है वो वैसे भी आरबीआई के कंट्रोल के बाहर है, वो तो चीज़ें ही अलग है। सो मेरे ख्याल से गवर्नर साहब कल पॉलिसी के साथ साथ बहुत अच्छा बोलेंगे कि नहीं अब ये हो गया, इसके बाद हम क्योंकि उन्हें कंफर्ट देने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए, अभी भी रशिया यूक्रेन खत्म नहीं हुआ है, ओपेक प्लस के प्रोडक्शन बढ़ाने के बावजूद कच्चे तेल के दाम नीचे नहीं आ रहे हैं। सो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो उन्हें डिस्कम्फर्ट देंगे, तो वो अच्छा तो बोल नहीं सकते हैं कल, और इसलिए उन्हें ये इंडिकेशन देना ही पड़ेगा कि हो सकता है इन्फ्लेशन काबू में ना आए तो हमें थोड़ी रेट हाइक और करनी पड़ेगी। सो मेरे ख्याल से आज और कल उस लिहाज से बैंक निफ्टी की चाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी किस तरह से सोचता है। अभी जो संकेत है और जिस तरह से बॉन्ड यील्ड्स बढ़कर आ रहे हैं वो मतलब बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं बाजारों के लिए, और ये मानकर चल रहे हैं कि कल की पॉलिसी में बाजार थोड़ी सी निराशाजनक स्थिति में रह सकते हैं। और ये एक तरह से वैसे देखा जाए इक्विटी मार्केट के लिए आज से दीप अच्छी बात है कि हो सकता है कल पॉलिसी के पहले आज और कल तक में ही थोड़े बहुत बैंक स्टॉक्स करेक्ट हो जाए, बैंक निफ्टी नीचे आ जाए और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें पॉलिसी के लिहाज से, तो पॉलिसी के बाद में आपके लिए बेहतर हो सकता है। सो पॉलिसी के पहले अगर आप पॉजिटिव होकर जाएं और हल्का भी खराब सुनने को मिले तो झटके ज़्यादा लगते हैं, और पहले ही आप सोच लें कि चलो ठीक है, पता ही है भाई कुछ अच्छा करना नहीं, कुछ अच्छा बोलना नहीं, उनके पास है ही नहीं ऐसा कुछ करने बोलने के लिए,
तो फिर करेंगे क्या, चलो खराब ही होना है पहले ही हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए पॉलिसी के बाद बढ़ने का स्कोप बन जाता है। सो मार्केट का रिएक्शन अलग हो सकता है और पॉलिसी का डायरेक्शन अलग हो सकता है, लेकिन पॉलिसी डायरेक्शन में कहीं कोई, अगर आप ये सोच रहे हो कि गवर्नर साहब के बोलने से बड़ा कंफर्ट आ जाएगा या करने से कंफर्ट आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से हमारी गलतफहमी होगी। मुझे नहीं लगता कि कल गवर्नर साहब के पास बहुत जगह है कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा बोलने की। जी दी बिल्कुल, तो स्कोप कम है, देखते हैं। एक्सपेक्ट तो हम कर ही रहे हैं कुछ एक्शन आएगा गवर्नर साहब की तरफ से, और बॉन्ड यील्ड भी वही इंडिकेट कर रही है। बट ऑफ कोर्स हर बार की तरह सबसे बड़ी कवरेज जी बिजनेस पर ही होगी। 9:45 हमारी कवरेज शुरू होगी। अनिल जी तो हैं ही, साथ ही बग्गा साहब जुड़ेंगे, ब्रिंडा जागीरदार भी होंगी हमारे साथ, महेंद्र जाजू साहब होंगे जो आपको करेंसी और बॉन्ड मार्केट पर भी थोड़ी और चीज़ें समझा पाएंगे, और साथ ही बाजार का कैसा रिएक्शन रहेगा, बाजार की क्या उम्मीदें हैं, इस पर भी पूरी तरह से होगी चर्चा। तो कल की पॉलिसी, इस पर हमारी बड़ी नजर बनी हुई है। पर आइए आज का पहले ट्रेड सेटअप समझ लेते हैं। अनिल जी बताएं सर, आज के संकेत क्या कह रहे हैं? बिल्कुल कलदीप, जैसा आपने कहा कि कल पॉलिसी का बड़ा दिन है और बड़ा पैनल है, तो कल मैं आपके साथ ही बैठकर कल स्टूडियो से ही शो करूंगा, ये बात भी पक्की है। लेकिन जहाँ तक आज के संकेतों का सवाल है, ग्लोबल संकेत मैंने नेगेटिव साइड पर रखे हैं, एफआईज के संकेत भी नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार और सेंटिमेंट न्यूट्रल साइड पर है, ट्रेंड नेगेटिव है। और मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है कि सही हुआ कि अति उत्साहित होकर ट्रेंड को नेगेटिव से न्यूट्रल नहीं किया, और अब ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल होने में थोड़ा वक्त लगाएगा। पॉलिसी के पहले ट्रेंड न्यूट्रल होगा इसकी संभावना नहीं के बराबर है, हो सकता है थोड़ा नेगेटिव ही रह जाए। अब आइए बड़े लेवल्स आज के लिए बता दूं, थोड़ी सी रेंज डीप मैंने बड़ी की है आज के लिए। 16,350 16,450 पहला सपोर्ट जोन है, इस रेंज में कहीं खुलकर हम टाइम पास करने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे गए तो फिर 16,225 16,275 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है पॉलिसी से ठीक पहले। संभावना ये कि 16,350 16,450 के लोअर सपोर्ट रेंज में ही हम आज टाइम पास करके खत्म कर लें। ऊपर कितना जा सकते हैं, 16,575 16,650 ये सप्लाई जोन है दिन के लिए, इसको पार करना मुश्किल होगा। अगर गलती से कर लिया तो 16,700 16,800 जहाँ पर पक्के तौर पर बिकवाली करने की राय होगी। फ्रेश खरीदारी आपको बता ही दिया है, या तो इंट्राडे में 16,800 निकले या 16,700 के ऊपर आप बंद हो तो ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आएंगे। बैंक निफ्टी ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, यहाँ पर मैंने जो लेवल दिया है पहला सपोर्ट जोन 34,950 35,075, मैं बहुत कंफर्टेबल तो नहीं हूँ। 35,075 इंपॉर्टेंट है, कल का भी लो है, और ये लगातार हमारी लोअर रेंज 35,100 35,300 की जो बनी है, जिसे मैं थोड़ा सा 25 पॉइंट नीचे किया हूँ, 35,075 35,275 उस रेंज के आसपास का है। 34,950 के लेवल की बहुत अहमियत नहीं है, लेकिन अदरवाइज बाद में जो सपोर्ट रेंज आ रहा है दीप वो बहुत दूर का है, इसलिए पहला सपोर्ट जोन आप 34,950 35,075 मान के चले, ये 125 पॉइंट का। इसके नीचे 34,600 34,800 अच्छी खरीदारी की जगह बन सकती है, बशर्ते कि आपको ग्लोबल संकेत बहुत खराब होते ना दिखे। ऊपर कितना जा सकते हैं, बैंक निफ्टी के लिए 35,425 35,625 सप्लाई जोन है ऊपरी स्तरों पर, इसके पार निकलना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी नोट करके रख लें 35,750 से 35,825 ये फाइनली बिकवाली करने की जगह आपके लिए बैंक निफ्टी में बनेगी। जी जी ओके, तो ये हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स, बड़े लेवल्स जो आज के लिए निकल कर आ रहे हैं। सर दिन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस किधर दिख रही है आपको? हम बंद हुए हैं दीप 16,570 के आसपास है ना, तो वहां से हमें गिनने लेवल्स, तो 16,570 से आप गिनिए नीचे की तरफ सपोर्ट 16,525 450 400 ये तीन छोटे लेवल्स हैं, 350 275 और 225 बड़े लेवल्स, तो टोटल 6 लेवल्स आज है। सेम ऊपर 6 या 7 लेवल ही होंगे मेरे ख्याल से, ज़्यादा नहीं है। 16,575 जहाँ बंद हुए हैं, फिर 600 625 650 ये तीन चार लेवल जो है वो नज़दीक के हैं। उसके बाद 690 और 790 ये फाइनल लेवल है निफ्टी में ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी आप बंद हुए हैं 35,310 के आसपास, पहला सपोर्ट 35,075 के आसपास का बनता है। इसके नीचे 34,950 एक छोटा सपोर्ट है, 34,800 और 34,600 बड़े सपोर्ट के तौर पर है, और फाइनल नीचे के टारगेट जो बनते हैं वो 34,525 और 34,425 के होंगे आपके लिए बैंक निफ्टी पर। ऊपर के लेवल्स नोट कर लें, 35,350 ये पहला ऊपर का लेवल होगा गैप से खुलने के बाद, उसके बाद 35,425 475 ये तीनों लेवल जो हैं ये छोटे हैं। 625 750 और 825 ऊपर के और बड़े लेवल्स जो निकल कर आते हैं बैंक निफ्टी के लिए। मैंने एकदम फाइनल लेवल 950 का छोड़ दिया, अब लग नहीं रहा कि गैप से खुलने के बाद बैंक निफ्टी को 35,800 के पार जाने की जल्दी है। 35,825 30 मई का इस रनअप का हाईएस्ट क्लोजिंग है, जो आपके लिए रुकावट का काम करेगा ऊपरी स्तरों पर जी जी।
ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आज के लिए जहां पर रखनी है नजर। बताएं सर, पीसीआर के आज क्या संकेत आ रहे हैं, साथ ही एफआईएस की पोजीशनिंग कैसी है इस समय? एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन 1% घटी है दीप, कोई खास बदलाव नहीं, 40 से 39% है। पुट कॉल रेशियो 3 बेसिस पॉइंट घटा है, ठीक है। विक्स 1% बढ़ा है, कोई खास फर्क नहीं। तो डेटा में कोई खास फर्क है नहीं बिल्कुल भी। आप देखो ना आप क्या हो रहा है, मतलब 14 पॉइंट निफ्टी आपका नीचे बंद हुआ है। डेटा एक भी ऐसा नहीं जिसमें कोई खास बदलाव हो। बैंक निफ्टी मुश्किल से 35 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, जो कि नहीं के बराबर है। सो बेसिकली आप टाइम पास ही कर रहे हैं। सेम अमेरिका में भी टाइम पास हुआ, 50 पॉइंट डाउ ऊपर नीचे हो, 15-20 पॉइंट, और 40-50 पॉइंट नेस्डेक ऊपर नीचे हो, यानी कि कुछ क्लोजिंग बेसिस पे कोई खास आपने कोई बदलाव किए नहीं है। अब आइए एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन, 4 में से 3 दिन जो हमने 16,440 के आसपास लो बनाया, अब 16,425 का आप रख सकते हैं स्टॉप लॉस इंट्राडे में। जिनको दूर रखना है वो 16,350 का रखें, लेकिन मेरे ख्याल से 16,425 ठीक है दीप। और 16,500 के नीचे अगर आज आप बंद होते हैं तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। ये तो होगी बात निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी, 35,075 कल का क्लोजिंग लेवल है, और अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे 35,000 का रख सकते हैं, और जिनको छोटा रखना है वो क्लोजिंग बेसिस पे 35,250 भी रख सकते हैं, और इंट्राडे में 35,075 का भी रख सकते हैं। तो आपकी श्रद्धा पर है, ये स्टॉप लॉस आप चाहें तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एक ही रखें 35,000 के आसपास का। अब आइए शॉर्ट साइड पर, और एक बार फिर बता दूं कि मैं जब आपको स्टॉप लॉसेस बता रहा हूं तो ये सारे के सारे लेवल्स जो सुबह 8 बजे की कमेंट्री में मैं देता हूं वो सारे स्पॉट लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के बिल्कुल भी नहीं है। बैंक निफ्टी शॉर्ट पोजीशन पे एक ही स्टॉप लॉस है 16,700 का। जिनको छोटा रखना है वो 16,625 16,650 भी रख सकते हैं। अब आप 16,650 रख ही रहे हो तो थोड़ा और सेफ रखो, 16,700 ज़्यादा बढ़िया है डे ट्रेडर्स के लिए भी, क्लोजिंग और क्लोजिंग बेसिस पर भी। बैंक निफ्टी का वही स्टॉप लॉस है जो कल दिया था, इंट्राडे 35,650, क्लोजिंग 35,825। जब तक इन दो लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ना निकले दिन के दौरान या क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक आप अपनी शॉर्ट को बनाए रख सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। जी दीप। ओके, तो ये तो रहे आपके लिए मौजूदा पोजीशंस और सारे स्टॉप लॉसेस। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह है सर आज के लिए? नई पोजीशन बनाए दीप, बेचने की राय निफ्टी पर है 16,700 के स्टॉप लॉस के साथ, 16,525, 16,450 दो छोटे लेवल, 16,400 350 मीडियम लेवल, 16,275 16,225 बड़े लेवल के लिए यहाँ पे करनी है आपको बिकवाली। खरीदना चाहते हैं ज़रूर खरीदें, शौक फरमाए। 16,275 से 16,425 की रेंज में, इनफैक्ट 450 तक की रेंज होती है, इसके आसपास खरीदारी करने की राय है। 16,200 का स्टॉप लॉस होगा, टुकड़ों में खरीदें, 425 450 पर पहले खरीदें, 350 पे ऐड करें, 275 पे और ऐड करें, या फिर इंतज़ार करें आराम से 425 450 के आसपास खुलने के बाद देखें किस तरह का मूड माहौल है, डाउ फ्यूचर्स कैसे हैं। और अगर आपको ज़्यादा मजबूती ना दिखे तो खरीदारी 350 पे ही करें, तब तक इंतज़ार कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 16,200 स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 16,450, 16,525 और 16,575, ये 3 छोटे टारगेट हैं। 600 625 मीडियम टारगेट, 650 और 16,690 फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी निफ्टी में। जी दीप। तो ये तो रही आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स, जहां तक निफ्टी के लिए 16,690 तक के ऊपर के लेवल्स निकल कर आ रहे हैं जहां तक इंडेक्स का सवाल है इस समय। बैंक निफ्टी क्या करेंगे सर? हाँ, बैंक निफ्टी बेचने की राय है, और बेचने की राय है दीप 35,650 के स्टॉप लॉस के साथ, जो कल था आज भी वही है। इस स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं, लेवल भी सेम है, राय भी सेम है। 35,075 34,950 34, ये दो छोटे टारगेट हैं। 34,800 600 मीडियम टारगेट है। 34,525 34,425 फाइनल टारगेट है। और खरीदने की राय सेम वही है कल वाली, 34,600 से 34,800 की रेंज में आए तो वहाँ खरीदिए। 34,400 का स्टॉप लॉस लगाइए। 34,950 35,075 दो छोटे टारगेट, 35,275 350 और 425 मीडियम टारगेट है। 475 और 625 फाइनल टारगेट है। सिर्फ एक ही बदलाव है, अगर 35,075 के आसपास खरीदने का मौका बना तो 9:08 पे मैं आपको उस समय लेवल देखकर बताऊंगा, अगर कोई हायर लेवल पे खरीदने का मौका बनता है तो। फिलहाल ये रेंज आप अपने रडार पर रखिए। जी दीप। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं। 35,625 तक की फाइनल रेंज है अगर आप खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगेन अपसाइड जो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रही है वहाँ तक एक बार बाजार अप ट्रेंड ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा सर, थोड़ा फंड्स का डेटा बताएं, कैसे देख रहे हैं एफआईएस के संकेत? कल भी कैश में तो खैर ठीक ठाक बिकवाली इनकी होती हुई दिखी है, उतनी नहीं जितनी परसों देखी थी, बट फिर भी फिगर तो है बड़ा।
लगभग 2400 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में है वाइस की तरफ से। सामने स्टॉक फ्यूचर्स 2275 करोड़ के खरीदे हैं, यानी कि नेट नेट आप देखेंगे तो 125 करोड़ की बिकवाली स्टॉक्स में है, 417 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो हाँ, आंकड़ा तो बिकवाली का ये खरीदारी का है नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम है। और उसकी वजह ये है कि पिछले 2 दिनों में स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी खरीदे थे एफआईज ने, तो कल स्टॉक फ्यूचर्स में अपनी पोजीशन एफआईज ने थोड़ी हल्की की है। घरेलू फंड ने फिर से स्पीड बढ़ाई है खरीदने की, 1940 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा ठीक है उनकी तरफ से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आप वायदा कारोबार के डेटा पर। जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 16,500 है। 16,500 पर 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो 16,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो आपको कमजोरी गिननी है, और 16,600 के पार निकलकर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो मजबूती गिननी है। 16,600 के कॉल्स पर 38 लाख शेयर हैं। अब 16,500 के नीचे खुलने के संकेत तो है ही। अब उसके बाद क्या? उसके बाद जो बड़ा लेवल है वो 16,300 का है, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 54 लाख शेयरों का। निफ्टी में 16 लाख शेयर कल ही जुड़े, तो 16,300 फिर बड़ा लेवल आपके लिए आता है, और 16,700 को पार करके बंद हो पाना मुश्किल होगा, जहां 47 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है 16,300 16,400 की रेंज में आपको खरीदारी दिख रही है वायदा कारोबार के डेटा में। 16,600 16,700 की रेंज में बिकवाली दिख रही है। 16,500 मेक और ब्रेक लेवल है आपके लिए। अब आइए बैंक निफ्टी, सेम 35,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 35,500 के कॉल्स पर 21 लाख शेयर है, इसके ऊपर निकल कर टिकते हैं तो ही आप तेजी में हैं, और 35,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो ही आप फ्रेश कमजोरी में है। 35,000 35,500 ये 500 पॉइंट की रेंज आपको एकदम रेंज बाउंड निफ्टी बैंक निफ्टी के तौर पर रखेंगे। तो 34,900 35,000 ये सपोर्ट हो गया। 35,500 35,600 ऊपर की तरफ रुकावट के लेवल बैंक निफ्टी पर वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। जी जी। तो ये है आपके लिए सारे के सारे आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स। चलिए नजर रखते हैं। सुस्ती वाला बाजार है, सुस्ती से चुस्ती कब आएगी वही एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर अभी के लिए बचा हुआ है। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रोज की तरह आज भी आपको आते हुए दिखेगा। जानते हैं कुछ अहम खबरों वाले शेयर्स और साथ ही आज का ब्रोकरेज एक्शन वरुण, अरमान और आशीष के साथ। मॉर्निंग वरुण, बताएं आज की इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और खबरें। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले तो गेल पे नजर रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि जो बायबैक है वो ऐसे खत्म होने वाला है। तो 190 रुपये प्रति शेयर का बायबैक का प्राइस था, और साइज जो है करीब करीब 1080 करोड़ के आसपास का था। बैटरी स्वैपिंग और इंटर ऑपरेटेबिलिटी पर नीति आयोग जो है उसकी आज अहम बैठक होने वाली है, तो इसके चलते बैटरी रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वहाँ पे नजर रखेगा। एविएशन मिनिस्टर जो है वो आज देश की पहली एरोस्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उसको पेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं 11 बजे ये होगा, तो इसके चलते ये इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। करीब करीब 640 शेयर्स है जिनके प्राइस बैंड में रिवीजन किया गया है। 5 से 10% किया गया है सारेगामा इंडिया, तेजस नेटवर्क जैसे काउंटर्स का। 5 से 20% किया गया है मैंगलोर रिफाइनरी, सुप्रीम पेट्रो जैसे काउंटर्स, चेन्नई पेट्रो जैसे काउंटर्स है। 10 से 20% किया गया है बोरोसिल लिमिटेड, लवेबल, मद्रास फर्टिलाइजर, तालब्रोस इंजीनियरिंग, उत्तम शुगर। तो यहाँ पे आपको खास नजर रखनी चाहिए। तो मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स जो है वहाँ पे आज नजर होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस बैंड में रिवीजन हुआ है। अब डिफेंस काउंटर्स यहाँ पे नजर होगी, और खासकर HLBDL पे, क्योंकि रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में करीब करीब 76,390 करोड़ के प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी मिली है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको अक्रॉस जितने भी डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स है वहाँ पे देखने मिलेगा। HAL द्वारा अगर आप देखेंगे तो डॉनियर एयरक्राफ्ट और जो Su-30 MKI एरो इंजिन है उसका उत्पादन होगा, तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। काफ़ी सारे एंटी टैंक मिसाइल्स है, वेपन्स है, उनका कहीं ना कहीं उत्पादन होगा, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि आने वाले समय में फर्टिलाइजर की कीमतें जो है उसमें तेज़ गिरावट हो सकती है। ये बयान आया है फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की तरफ से। अक्टूबर में कुछ फर्टिलाइजर यूनिट्स है जिनको शुरू करने की बात की जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट भी देखा जाएगा। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और ट्रिगर्स आज के लिए। अरमान बताएं, मॉर्निंग कौन सी खबरें आपके पास? सबसे पहले पॉलिसी बाजार, PB फिनटेक, जो कंपनी के चेयरमैन और CEO हैं यशीश दहिया साहब, वो ब्लॉक डील के माध्यम से लगभग 38 लाख शेयर बेचते हुए दिखेंगे। और ये क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि ESOP में जो एक्सरसाइज किए गए थे उसका जो टैक्स का भुगतान है उसका भुगतान करने के लिए शेयर्स बेचेंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने एक अपडेट ये भी दिया है कि वो 1 साल तक उनका कोई प्लान नहीं और कोई बिकवाली करने का। बजाज फिनसर्व, जिसमें मई मंथ का अपडेट डेटा आया था, जिसमें जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम है वो लगभग 30% घट कर आती हुई दिखी है। वही जो न्यू बिजनेस है, हालांकि न्यू बिजनेस में लगभग 100% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। NBFC इस पर ध्यान रखिएगा, जिसमें RBI ने NBFC के ऊपर जो लेयर कैटेगरी के लिए जो प्रोविजनिंग है उसमें बदलाव किए हैं। अब वो जो प्रोविजनिंग है वो 0.25% से बढ़ाकर लेकर 2% रखने का प्रस्ताव हो गया है।
एनएमडीसी पर ध्यान रखिएगा, जो ऑलरेडी कल रिपोर्ट हो चुका था, बट अब कंपनी ने सर्कुलर के जरिए बीएससी पे ये कंफर्मेशन दिया है कि जो लंप और की कीमतें हैं लगभग उसमें 1100 रुपये प्रति टन की कटौती की गई है। और अंत में ड्यूफिक बायोसाइंस, जिसमें न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम भारत में उन्होंने बाजार में लॉन्च कर दिया गया है, और ये जो मार्केट है टोटल कुल मिला के लगभग 3000 करोड़ का है, जिसको वो टारगेट कर रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें। यूफिक पर रखिए नजर, कल भी थोड़ा एक्शन था, प्रमोटर की वजह से कुछ हुआ था, आज ऑफ कोर्स और खबर आ रही है इसके लिए। देखते हैं आज ब्रोकरेजेस की कहां पर है नजर एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रहे हैं आज। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है पेटीएम पर, जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि जो लक्ष्य है वो देखें तो इन्होंने काटा है 1200 रुपये का, इनका पहला व्यू था, अब ये 1000 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं, लेकिन स्टॉक फिलहाल 615 के करीब चल रहा है। ये मान रहे कि सेल्स ग्रोथ और कॉन्ट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट से आ रहा है वो राइट डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कंट्रोल का भी एबिटा ब्रेक इवन में फायदा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक यहाँ पर भी नजर रखिएगा, मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1378 की जो है कल की क्लोजिंग है, 2005 रुपये का जो है लक्ष्य दे रहे हैं। और ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टॉक में मर्जर के चलते काफ़ी ज़्यादा जो खबरें हैं वो प्राइस्ड इन नजर आ रही हैं, लेकिन अब मान रहे हैं कि यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। वैसे भी एमएससीआई इंडेक्स को इसने जो है 15% से अंडर परफॉर्म किया है, तो स्टॉक पर नजर रखिएगा। सीमेंट स्पेस एक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर। अल्ट्राटेक सीमेंट पर मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 8003 के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 7500 रुपये का लक्ष्य दिया है। इन्फोसिस पर देखें तो नोमेरा खरीदारी की राय को बरकरार रखें 1720 के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस इनसे ज्यादा बुलिश है क्योंकि 2050 रुपये का लक्ष्य दिया है। टीसीएस पर लेकिन नोमेरा रिड्यूस की राय दे रहे हैं, 2950 का लक्ष्य दिया है। और क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 4350। परफेक्ट बुल वर्सेस बेयर वाला केस बन रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 165 के लक्ष्य के लिए। एचडीएफसी लिमिटेड पर मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 2960 रुपये के लक्ष्य के लिए। पीबी फिनटेक यहाँ पर भी फोकस रखेगा क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 945। और अंत में इंडियन ऑयल, यहाँ पर कल बढ़िया तेजी आई थी, आज क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है 146 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज पूरा का पूरा एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग के बीच के गैप को देखते हुए आप सब लोगों को पूरी भरपूर आज़ादी है नोटा का इस्तेमाल करने की, अगर आप करना चाहें तो। ऑप्शन दे रहा हूं। तो बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत, बाय सेल और नोटा। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मैं तो एक ऐसा नगीना ढूंढ के लाया हूं जो ऑलरेडी मरा हुआ है और इस मतलब कि कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग के बीच के उसको फर्क नहीं पड़ता, इंसुलेटेड है। तो मेरी अनिल जी खरीदारी की राय है और स्टॉक का नाम डैश डैश डैश, लेवल्स के बाद अनिल जी सब समझ ही जाएंगे। 8 रुपए 95 पैसे, 8 रुपीज 95 पैसा का स्टॉप लॉस है, 10 रुपए 65 पैसे का टारगेट है। आप बोलो तो अनिल जी नाम भी ले लूं। ऐसे आइडिया देते हो तो नाम की जरूरत ही नहीं है, बस हम खुद ही पता लगा लेंगे। हमारा आइडिया ठीक है बंसल जी? बस नहीं अनिल जी, आपको देखिए ये तो बड़ा सरल सी चीज थी, आप तो कठिन कठिन चीजें निकल के अनिल जी सामने वाले को फंसा के निकल जाते हो अनिल जी। ये तो मतलब कि नो ब्रेनर था आपके लिए। नहीं, ये तो नो ब्रेनर नहीं, ये बिल्कुल ऐसा है ना जो सेकंड थर्ड क्लास में जो बच्चा होता है ना, वो अपने अंकल को पूछता है कि वो क्विज पूछता है कि उसको लगता है मैंने बड़ा इंटेलिजेंट सवाल पूछा है, ये तो बता ही नहीं पाएंगे। फिर अंकल तो अंकल ही होते हैं, सब बता ही देते हैं। समझ तो गए होंगे आप तो आपको। लेकिन आप उसमें ना वो जो बच्चा होता है बड़ा क्यूट सा होता है, सवाल पूछता है बड़ा क्यूट पूछता है। तो वैसी वाली फीलिंग आई। हालांकि अंकल वाली फीलिंग किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे इस वक्त अंकल वाली फीलिंग आपके सामने अच्छी लगी बंसल जी। धन्यवाद आइडिया देने के लिए। आइए कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अंकल, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है अडानी एंटरप्राइजेस। अनिल जी
देखिए कुणाल जी, देखिए, मुझे अंकल बाजार में बनाने के कमजोरी लिए है, लेकिन जरूरी ये है, स्टॉक लगातार नहीं नहीं, मुझे अंकल बनाने के लिए जरूरी है कि आप बंसल जी की तरह केजी नर्सरी वाले क्यूट से सवाल पूछे। बाकी उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है अंकल बनाने का। बाकी तो आप चाहे तो पोल करवा ले, आपसे कम उम्र मेरी लगती है। अनिल जी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है अनिल जी, उसमें कोई डाउट नहीं है अनिल जी। तो अनिल जी, खरीदारी की राय है अडानी एंटरप्राइजेस पर, और कंडीशनल बाय दे रहा हूं अनिल जी। कंडीशनल बाय है, अगर अडानी एंटरप्राइजेस 2240 के ऊपर टिक जाता है तो खरीदना है। 2240, 2237 के आसपास बंद हुआ था फ्यूचर्स, तो 2245 2245 के ऊपर जैसे ही स्टॉक टिक जाता है तब वहां खरीदारी करनी है। और अनिल जी, टारगेट इस स्टॉक के लिए 2350 2350 का इवेंचुअल टारगेट है। तो अडानी एंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय है। ब्रेकआउट आए और टिक जाए स्टॉक, आउट परफॉर्मेंस दिखाए तो खरीदारी की राय। ओके, तो ये है राय आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस में 2240 के ऊपर निकले तो ही खरीदें। कैश लेवल्स बता रहे हैं कुणाल जी, और 2225 पर बंद हुआ है, इसके ऊपर निकलने पर आपको करनी है अदानी एंटरप्राइजेस में खरीदारी। ये राय आपके लिए आती हुई लेवल्स आपके स्क्रीन पर थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, जो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के तौर पर रखने। 2350 का आपका टारगेट होगा। कुणाल जी, इसका स्टॉप लॉस भी बता दें एक बार जरा। अनिल जी देखिए, 2350 के ऊपर 2350 का टारगेट होगा। 2245 के ऊपर आपको बाय करना है, और स्टॉप लॉस रखना है 2200 का। 2200 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। ओके, 2200 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। ये राय है आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। आइए सिमी जी का भी करते हैं स्वागत। सिमी जी, गुड मॉर्निंग, बताएं मैम, पिक ऑफ द डे। सॉरी, सुमित जी हमारे साथ तैयार है। सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मार्केट्स में ऐसा लग रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो जो लास्ट 2-3 दिनों से बोल रहा हूँ वही है। 1-2 दिन और थोड़ा सा डाइसी रह सकता है, इसके लिए आज सेल साइड का स्टॉक है। आयशर मोटर के अंदर सेलिंग प्रेशर है। पिछले 3 दिनों से ऊपरी लेवल से कंटिन्यूसली आयशर मोटर में दबाव देखने को मिला है। आयशर मोटर पे यहाँ पे सेलिंग का व्यू लेके काम करने का सलाह रहेगा। 2655 2660 के आसपास इसके अंदर सेल का व्यू लेके काम कर सकते हैं, जो कि कल की क्लोजिंग है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 2690 के आसपास का है, तो 2690 का स्टॉप लॉस होगा ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 दिनों के लिए। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं आयशर मोटर के अंदर, वो 2620 रुपए से लेके 2600 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो आयशर मोटर में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, आयशर है वो स्टॉक्स जहां पर बिकवाली करने की खरीदारी करनी है, बिकवाली करनी है। सुमित जी, बिकवाली करनी है, बिकवाली। हाँ, बिकवाली करनी है, बराबर है, ठीक है। 2690 का स्टॉप लॉस, 2620 2600 के टारगेट के लिए। सिमी जी भी जुड़ चुकी है अब हमारे साथ। सिमी जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पसंद का शेयर। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे तरफ से जो आज का पिक ऑफ द डे होगा वो होगा टाटा कंज्यूमर। अच्छा क्लोजिंग आया था, मुझे लगता है कि कल का जो मोमेंटम था वो आज भी मेंटेन करेगा, तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 760 के आसपास खरीदने का सलाह है। 750 का स्टॉप लॉस होगा। 780 770 780 ये 2 टारगेट्स होगा। ओके, 760 के आसपास टाटा मोटर्स में, टाटा कंज्यूमर्स में करे खरीदारी। ये राय सिमी जी की तरफ से। तैयार है हमारे साथ अविनाश सर भी। अविनाश सर, गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पसंद का शेयर आज के लिए सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, आज जो शेयर है वो डिफेंस की कैटेगरी से है। इनफैक्ट कल जैसे सभी को पता है, गवर्नमेंट ने 74,000 करोड़ का डिफेंस का बाइंग अप्रूव किया है। तो इसका मतलब है कि सारे जो फ्रंटलाइन डिफेंस कंपनीज है उनको डेफिनेटली और भी ऑर्डर बुक बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे हमको भारत डायनामिक्स पसंद है। करीबन 786 का रेट चल रहा है। ऑलरेडी कंपनी ने अभी हाल ही में 3,200 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर मिसाइल्स के लिए वन किया था, और इनकी करीबन ऑर्डर बुक अभी 11,200 करोड़ है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, और जिस प्रकार की अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी हमको अगले 1.5-2 साल में दिख रही है, मुझे लग रहा है कि अगर किसी को 12-15 महीने का व्यू लेना है तो 950 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है। और दूसरा एक कैश का शेयर जो काफी पिटा हुआ है ऊपरी लेवल से, फिनोलेक्स केबल, ये भी हमको काफी पसंद है। इनफैक्ट शनिवार को इनका कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था और इन्होंने काफी पॉजिटिव कमेंट्री दी है। इन्होंने कहा है कि अगले साल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स पे ये ज्यादा फोकस करेंगे, और मार्जिन्स डेफिनेटली स्टेबल रखने की अपेक्षा रखते हैं। हालांकि अभी भी कॉपर का इनका मेन जो रॉ मटेरियल है वो काफी बढ़ गया है,
लेकिन सबसे बड़ी बात अनिल जी, इनका करीबन 32% स्टेक फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में है, जो करीबन 2000 करोड़ के ऊपर की वैल्यूएशन आता है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के पास ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की कैश बैलेंस है। कंपनी बिल्कुल कोशिश कर रही है कि आगे हो सकता है तो ये बायबैक भी अनाउंस करेंगे, इसके ऊपर भी विचार कर सकती है। डेफिनेटली वैल्यू काफी अच्छी है और मुझे लग रहा है कि साल भर का अगर कोई नजरिया लेता है तो 500-510 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। 500-510 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी फिनोलेक्स केबल्स में, और भारत डायनामिक्स के लिए रखें टारगेट 950 रुपए के। आइए स्वागत करते हैं किरण जी का भी, जुड़ चुके हैं हमारे साथ पुणे से। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। अनिल जी सुप्रभात, दीप मॉर्निंग। बाय करना है आईसीआईसीआई प्रू, जो कि मैंने कल जाते जाते भी दिया था। आईसीआईसीआई प्रू में बहुत अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है, उसके साथ पैटर्न जो बना है हायर टॉप हायर बॉटम करना चालू कर दिया है, तो मुझे लगता है पोजिशनली बहुत अच्छा मूव दिलाता नजर आएगा। पोजिशनली मेरे टारगेट 650, 640, 650 के देखने को मिलेंगे। आज के लिए करंट लेवल से 560 तक बाइंग करने की सलाह है। 555 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 580, 582 ये आज के लिए टारगेट रहने चाहिए। ओके, तो कल की भी कॉल थी और आज की भी कॉल है। 580, 582 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई प्रू इस पर करनी है आपको खरीदारी। इनफैक्ट बाकी इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी हमने थोड़ा एक्शन देखा है। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ दोनों मूव कर रहे हैं, बट उसके सामने एलआईसी पर रखिए नज़र, ये थोड़ा कमज़ोर है। और लाइफ लो हालांकि लिस्टिंग के ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट कल 800 के नीचे बंद हुआ। अविनाश जी, इंश्योरेंस में अगर कोई काउंटर आपको पिकअप करना हो तो कौन सा स्टॉक चूज करेंगे सर लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से? मुझे लग रहा है कि देखिए, जो सबसे वेल पोजीशनड है, अट्रैक्टिव है, वो एसबीआई लाइफ रहेगा। मुझे लग रहा है कि एसबीआई लाइफ में जो रिस्क रिवॉर्ड काफी सिग्निफिकेंटली आ सकता है। इनका जो परसिस्टेंट रेशियो है प्लस उनका जो एयूएम ग्रोथ है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो एसबीआई लाइफ वुड बी डेफिनेटली बी अ बेटर चॉइस। रही बात एलआईसी की, तो एलआईसी में जब तक न्यूज फ्लो आता नहीं है, कमेंट्री आती नहीं है और क्लियरिटी आती नहीं है, तब तक स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा। हालांकि रिटेल निवेशकों के लिए काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, बट मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि के लिए एलआईसी को भी अगर थोड़ा सा आप एलोकेट करोगे तो लंबी अवधि में जरूर पैसा बन सकता है। ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली अंडर परफॉर्मर रहेगा, बट एसबीआई लाइफ विल बी डेफिनेटली बेटर। करंट लेवल्स पे मैं समझता हूँ कि 15-16% की अपसाइड एसबीआई लाइफ में कंफर्टेबली पॉसिबल। तो एसबीआई लाइफ निवेश के हिसाब से ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इस पर रखनी है आपको नज़र। आइए नज़र रखनी है कई और काउंटर्स का। इंश्योरेंस स्पेस की बात निकली है तो इंश्योरेंस सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार, इस पर रखिए नज़र। यहाँ पर एक प्रमोटर कुछ हिस्सेदारी आज बेचने वाले हैं। इनके ईसॉप्स के शेयर थे, उसके टैक्स भुगतान के लिए करीब 37.7 लाख शेयर्स बेचने वाले हैं। ज़्यादा डेटा तो नहीं है सुमित जी, बट जितना भी अवेलेबल है पीबी फिनटेक, जरा इसके चार्ट्स देखकर बताएं। दीपांशु, मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर एक बार पोजीशंस अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर मेरे को कुछ खास बढ़िया नहीं लग रहा है। स्टॉक 658 के आसपास का क्लोजिंग है, तो ये स्टॉक के अंदर एक बार लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर है। हो सकता है यहाँ से 30 रुपए से लेके 50 रुपए तक का फॉल इमीडिएटली पीबी फिनटेक के अंदर देखने को मिले। बेटर रहेगा लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करें। तो पीबी फिनटेक बेहतर रहेगा, लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करें, बट इस पर नजर रख सकते हैं। डिफेंस स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे अक्रॉस द स्पेस। हम ऑलरेडी बढ़िया एक्शन डिफेंस में देख चुके हैं और बड़ा एक्शन आएगा। 76,400 करोड़ के प्रोक्योरमेंट्स को क्लियर कर दिया गया है। भारत डायनामिक्स पर तो अविनाश जी ने अपनी राय दे ही दी। HAL, सिमी जी जरा इसके चार्ट देखें, बड़ी रफ्तार रही है स्टॉक में और इन ऑर्डर्स के जरिए और एक्शन भी इस पर आ सकता है। HAL का चार्ट क्या कह रहे हैं सिमी जी? दीपांशु ऑलरेडी एकदम आप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग आप ट्रेंड में है। स्टॉक में छोटा सा एक फ्लैग पैटर्न है और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगी जब स्टॉक 1915-20 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा। तो फ्रेश बाइंग मैं सजेस्ट करूंगी इंट्राडे के लिए 1920 के ऊपर। जिन्होंने पहले से पोजीशन ली है अभी भी होल्ड कर रहे हैं, उन लोग के लिए 1850 का स्टॉप लॉस होगा और 2000-2050 का मिनिमम शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा स्टॉक के लिए। मेरी तरफ से तो खरीदारी पोजीशन मेंटेन करना चाहिए। फ्रेश बाइंग अबव 1920 होगी। तो ये है आपके लिए HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहां पर आप नजर रखिए। एक्शन में काउंटर आ सकता है। भारत डायनामिक्स एक और स्टॉक है जहां पर आपको रखनी है नजर। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी रखिए नजर। और साथ ही मैपमा इंडिया जैसे काउंटर्स भी फोकस में आते हुए दिखेंगे इस ऑर्डर की वजह से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बंसल जी चार्ट्स क्या कह रही है सर इसकी?
दीपांशु, यहाँ पर अगर चार्ट देखें तो चार्ट तो भारत इलेक्ट्रॉनिक की पॉजिटिव है। इनफैक्ट ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने करेक्शन दी है और टेक्निकली 240 241 एक अहम सपोर्ट है। 243 के अराउंड की क्लोजिंग है। तो मार्केट की वीकनेस में यहाँ खरीदारी की राय है। 241 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और यहाँ पर 248 250 के टारगेट बैठते हैं ऊपर में। तो 248 250 तक के टारगेट्स के लिए आपको BEL पर भी एक्शन आते हुए दिख सकता है। तो डिफेंस से जुड़े काउंटर्स आज आपको डेफिनेटली फोकस में आते हुए दिखेंगे। बजाज फिनसर्व, इस पर भी रखनी है नज़र क्योंकि इसमें भी हमने एक्शन बनते हुए देखा है एंड ऑफ कोर्स इनके बिजनेस अपडेट्स भी आते हुए दिखे हैं बजाज फिनसर्व के। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस का जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम है वो 30% घटा है मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें। हालांकि जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो आपने ऊपर जाते हुए देखा है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के लिए। किरण जी, पहले चार्ट्स पर एक बार बजाज फिनसर्व पर राय दें सर। 12,500 के करीब देखिए, दो मेक और ब्रेक लेवल्स है। एक 12,300 ऑन द लोअर साइड और ऊपर में 13,200। अगर इसके बीच में कुछ नहीं करने की सलाह है। मेक और ब्रेक लेवल्स के ऊपर या नीचे फ्रेश पोजीशंस लेनी चाहिए। अगर हमने जो सपोर्ट की बात की थी 12,300, इसके नीचे की आज क्लोजिंग मिल गई तो चार्ट पैटर्न काफी खराब हो जाएगा और नीचे के स्तर देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि अगर ये ब्रीच होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है वो लगभग 11,700 के आसपास है। वो टारगेट्स बनते नजर आ जाएंगे। इधर वेज अगर 13,200 निकल जाता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो लगभग 14,000 का है। उधर तक एक पुल बैक रैली देखने को मिलेगी। चार्ट पैटर्न कोई अच्छा नहीं है तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड देख के पोजीशन लेने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व जिस पर रखनी है नजर। अविनाश जी, आपके रेडार पर है बजाज फिनसर्व, कोई राय सर? इनफैक्ट दीपांशु, बजाज फिनसर्व एक बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है जो इंश्योरेंस बिजनेस संभालती है। बजाज फाइनेंस इनकी सब्सिडरी है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे, बट जिस प्रकार के नंबर्स अभी आ गए हैं मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत क्लैरिटी इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए चाहिए क्योंकि एक तरफा तो प्रीमियम गिरा है लेकिन न्यू बिजनेस प्रीमियम बढ़ा है। तो डेफिनेटली न्यू बिजनेस प्रीमियम बढ़ना एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात होती है। लेकिन किसी को अगर प्ले करना ही है तो मुझे लग रहा है कि बजाज फाइनेंस काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आए। मेरे ख्याल से आने वाले एक साल में नॉट ओनली डिसबर्समेंट बट मार्जिन्स में अच्छा इजाफा होगा और अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ता है तो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस जैसे NBFC को भी काफी फायदा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बजाज फिनसर्व के बजाय अगर बजाज फाइनेंस में कोई पोजीशन लेता है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है लेकिन फंडामेंटली कंपनी काफी सॉलिड है और आने वाले साल में डिसबर्समेंट्स, लोन बुक ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो वो बेनिफिट डेफिनेटली कंपनी को मिलेगा। तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों पर रखते हैं नजर। बजाज फिनसर्व की तरफ से ऑफ कोर्स आपके लिए थोड़े अपडेट्स भी आते हुए दिख रहे हैं। ये काउंटर भी फोकस में रहना चाहिए। फोकस में ग्यूफिक बायो, इस पर भी राय लेनी थी। अविनाश जी, ट्रैक करते हैं। कल आई थी खबर, प्रमोटर ने करीब 0.5% हिस्सेदारी बेची थी। आज एक नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया भारत में। लाइफोफाइलाइज्ड एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल मार्केट कैप्चर करने के लिए ये प्रोडक्ट है और 3,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी बन सकता है। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए अभी भी फार्मा स्पेस में इस कंपनी को काफी बड़ा रनवे है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की उछाल स्टॉक में देखने को मिली है, अभी स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है। मेरे ख्याल से अगर निवेशकों को कम से कम 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेना है तो एक अच्छा काउंटर बन सकता है। यहाँ पे कम से कम मैं समझता हूँ 18-20% की अपसाइड पॉसिबल है। और ये जो नया ड्रग लॉन्च किया है इसका डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट थोड़ा बहुत FY23 में, लेकिन पूरा इम्पैक्ट FY24 में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं अगर टाइम फ्रेम 12 to 15 मंथ्स है। इसमें कोई डाउट नहीं कि नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छे रहेंगे। तो ये है आपके लिए गिफिक बायो, आने वाले क्वार्टर्स में भी नंबर्स अच्छे रहेंगे। नजर रखिए, स्टॉक को रेडार पर रखिए, रोज खबरों के दम पर मूवमेंट दिखाता भी। एक बार जरा इसके चार्ट्स पर भी राय ले लीजिए। सिमी जी, ट्रैक करते हैं गिफिक बायो, जरा चार्ट्स देखें इसकी। जी बिल्कुल दीपांशु, चार्ट एकदम फ्लैटिश है और मुझे लगता है कि इसमें जो एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगा बहुत ही साइडवेज है। 217-215 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर में 230 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो 230 क्रॉस करने के बाद ही इसमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा और ये स्टॉक हो सकता है उसके बाद 250 तक जा सकता है और नीचे 215 अगर बीच हो जाएगा तो थोड़ा बहुत वीकनेस इसमें देखने को मिलेगा। मेजर सपोर्ट करीब 207-8 के आसपास है तो वो रीटेस्ट
टेस्ट हो सकता है। और जो भी प्रीवियस पोजीशंस लेके बैठा है लॉन्ग टर्म के लिए, उन लोगों के लिए मैं 200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए कहूँगी। 250 के ऊपर पूरा जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है 250 के ऊपर। ओके, तो ये है आपके लिए गिफिक बायो, इस पर रखिए नजर। लगातार स्टॉक खबरों में आ रहा है। खबर ये भी है कि 641 स्टॉक्स के सर्किट फिल्टर्स चेंज हुए हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर बाजार का बहुत इंटरेस्ट है, बट 5% के सर्किट की वजह से कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हो रहा था। MRPL और चेन्नई पेट्रो दोनों में सीधा 5% से अब आपने 20% का सर्किट आते हुए देखा है। कुणाल जी, MRPL पर पहले राय दें सर। अब फाइनली थोड़ा सर्किट का भी स्पेस मिल गया है, चार्ट्स क्या कह रही हैं इसकी? अब देखिए, चार्ट तो बहुत दमदार चार्ट हैं दीपांशु, और बहुत तेजी से स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। और मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में इसमें खरीदारी की राय दी थी, और उसके बाद से स्टॉक एक तरफा बढ़ रहा है और अभी भी चार्ट में बहुत दम बाकी है। अब ये सर्किट रिवीजन के बाद इसमें स्पेस बन गया है। चार्ट पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है कोई 94 रुपए के आसपास, 94 के आसपास। 94 का लेवल पार होगा तो ये स्टॉक 3 डिजिट्स में भी ट्रेड करने के लिए तैयार हो रहा है। तो MRPL चार्ट बहुत अच्छा है। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, 94 के ऊपर नई खरीदारी कर सकते हैं, और पहले का खरीदा हुआ है तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखे 85 रुपए। तो ये है आपके लिए MRPL जिस पर रखनी है नजर। चेन्नई पेट्रो, जरा इस पर सुमित जी की भी राय लें। सुमित जी, सेम 5% से अब सीधा 20% सर्किट इसका। दीपांशु, स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है। स्टॉक कंटिन्यूसली तेजी के ट्रेंड में है। बीच बीच में छोटा मोटा करेक्शन आता है, बट वो करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया जाता है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर का मूव भी देखने को मिलेगा। 340-350 ये लेवल इमीडिएटली ऊपर में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, और 350 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 400 रुपए तक के लेवल भी पोजिशनली स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 290 से 300 के आसपास का बनेगा, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें, डिप्स में खरीदारी करें 340-350 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए चेन्नई पेट्रो, MRPL दोनों पर आपको करना है फोकस। अविनाश जी, आपकी कोई राय इस स्पेस पर? क्योंकि सिंगापुर GRMs $25 के ऊपर है, रिकॉर्ड स्तर पर है। हम देख रहे हैं रिलायंस पर लगातार फोकस आ रहा है, बाकी अपस्ट्रीम कंपनीज और रिफाइनर्स भी फोकस में रहे हैं। क्या राय बनती है सर? नहीं, डेफिनेटली दीपांशु, जो सिंगापुर बेस्ड जो रिफाइनिंग मार्जिन आते हैं वहां पे हमने देखा है कि लगातार GRMs के मार्जिन बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक डेफिनेटली अगर GRMs बढ़ते हैं तो लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए, क्रूड की कीमतें को भी ऊपर आपको नजर रखनी है। क्रूड अभी भी $120-22 है, तो नॉर्मली जब क्रूड का प्राइस बढ़ता है तभी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में थोड़ी बहुत कटाई आती है। तो मुझे लग रहा है कि रिलायंस की बात अलग है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी, उनका थ्रूपुट बहुत ही दूसरे मार्केट कॉम्पिटिटर से बेहतर है। तो ये जो दूसरी कंपनीज है जैसे कि MRPL या चेन्नई रिफाइनरीज, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करे, फ्रेश खरीदारी ना करे, क्योंकि प्योरली GRMs के बेसिस पे इन्वेस्ट करना शायद थोड़ा सा रिस्की मैटर होगा। क्योंकि कितना स्कोप इनको मिलता है कीमतें बढ़ाने के लिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाल ही में इन्होंने बहुत गवर्नमेंट को कहा था कि अंडर रिकवरीज काफी हो रही थी। तो मेरे ख्याल से एक आध क्वार्टर वेट करिए, उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी आएगी, कीमतें क्रूड की और थोड़ी नरम होगी, तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा। तो करंट लेवल्स पे होल्ड करें, करंट लेवल्स पर होल्ड करें, ये तो क्लियर सलाह है जहां तक अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज और रिफाइनर्स का सवाल है। आई थिंक कुणाल जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी कुणाल जी, क्या कह रहे थे सर आप? नहीं दीपांशु, देखिए इसके संबंधित नहीं, मैं एक अनिल जी से एक बात करना चाह रहा था। तो आमतौर पर तो देखिए दीपांशु, अनिल जी की रिसर्च परफेक्ट होती है, लेकिन आज रिसर्च बिल्कुल गड़बड़ा गई है, तो उस पर मुझे टिप्पणी करनी है। जी कुणाल जी बताइए। अनिल जी देखिए, आमतौर पर आप परफेक्ट रिसर्च करते हैं। आज आपने देखिए कहा कि मैं आपसे यंग, मतलब आप मुझसे यंग लगते हैं। तो अनिल जी, मैंने भी सारी पुरानी तस्वीरें वगैरह देख रहा था मैं बड़े ध्यान से। तो अनिल जी, किसी भी एंगल से मुझे आप यंग नहीं लग रहे मुझसे अनिल जी। तो अनिल जी, ये रिसर्च पूरी तरह आपकी गलत है। आपने, और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो सबसे सर्वेक्षण करवा लीजिए। जी जी जी, एक ही एंगल से आपने जी देखा, वो कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, तो वो उस एंगल से देखते तो मैं यंग लगता था। लेकिन आपकी इस बात को रखते हुए मैंने ऑलरेडी ट्विटर पे पोल डाल दिया है। बंसल जी जरूर वोट कर दीजिएगा, बाकी सब लोग से भी मेरा निवेदन है वोट कर दीजिए और अपनी राय दे दीजिए। हमारे देखो, हम तो लोकतंत्र में हैं, कुणाल जी बराबर है, जो जनता कहेगी वो मानना पड़ेगा। रिजल्ट फाइनल जो भी आएगा वो आपको मंजूर है ना? बस तो ठीक है। तो ट्विटर पे पोल जा चुका है मेरी और कुणाल जी की तस्वीर के साथ।
हाँ, तो ये अगर आपको अपील करनी तो कर दीजिए वोट के लिए कि मेरे पक्ष में वोट किया जाए, आप कर दीजिए। बिल्कुल अनिल जी, देखिए बिल्कुल किसी अनुराग या द्वेष के बिना वोट कीजिएगा। हाँ, मेरे पक्ष में, मेरा नाम भी तो लीजिए कि मेरे पक्ष में करना है। हाँ, मेरे पक्ष में। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। जो लोग कुणाल जी को प्यार करते हैं बिल्कुल, और जो मुझे प्यार करते हैं, अच्छा दोनों को प्यार करते हैं तब भी वोट कीजिए, मजा आएगा। तो चलिए, तब तक करते हैं हम शुरुआत फर्स्ट एड की हेडलाइंस के साथ।